जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी कवर कर रहे थे लोग, और आज का वीडियो टॉपिक है हम लोग का वायुमंडल। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। वायुमंडल पृथ्वी के बाहर वायु के परतों को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी के जो भी पृथ्वी के बाहर वायु के 5 परत होते हैं, और उन्हीं परतों को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल के कारण सूर्योदय 2 मिनट पहले सूर्य दिख जाता है। यानी कि वायुमंडल के ही कारण सूर्य हमें 2 मिनट पहले दिखता है। और वायुमंडल के अपवर्तन के कारण, किसके कारण? वायुमंडल के अपवर्तन के कारण सूर्यास्त 2 मिनट बाद तक दिखता है, जबकि मतलब कि सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद भी हमें दिखता है कि सूर्यास्त हो रहा है। अर्थात वायुमंडल से दिन की अवधि बढ़ जाती है। क्या? इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे लोग कि वायुमंडल से दिन की अवधि बढ़ जाती है। वायुमंडल उल्का पिंड से हमारी रक्षा करता है। यहाँ पे रक्षा होगा, रखा नहीं होता है। वायुमंडल उल्का पिंड से हमारी रक्षा करते हैं। उसके बाद है वायुमंडल का करीब 99% भाग वायुमंडल का करीब 99% भाग केवल 99% भाग में केवल क्या है? नाइट्रोजन है, जिसमें नाइट्रोजन कितना भाग है? 78.8% है। 99% भाग में 78 पॉइंट लगभग नाइट्रोजन है, और उसके बाद है 20.95% ऑक्सीजन गैसों से निर्मित है। अब इसमें देख लेते हैं लोग हम लोग की कौन कितना प्रतिशत है। वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसें तथा उसकी मात्रा। गैसों का नाम, रासायनिक सूत्र, प्रतिशत और आयतन। नाइट्रोजन का कितना मात्रा है? तो नाइट्रोजन, उसका सूत्र होता है N2। नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2, और इसका मात्रा है प्रतिशत में 78.08%। उसके बाद है ऑक्सीजन, इसका रासायनिक सूत्र O2 होता है। इसका प्रतिशत आयतन है 20.95%। उसके बाद है आर्गन AR से आर्गन होता है, इसका रासायनिक सूत्र, इसका प्रतिशत आयतन है 0.93%। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रतिशत है 0.038%। उसके बाद है नियॉन नियॉन होता है, और इसका प्रतिशत है 0.0018%। वायुमंडल का निर्माण 3 आधारभूत तत्वों तथा संगठकों से मिलकर हुआ है। कितने आधारभूत तत्वों से हुआ है? तो तीन आधारभूत तत्व तथा संगठकों से मिलकर हुआ है। पहला हो जाएगा गैस के बाद जलवाष्प के बाद एरोसोल। इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर वायुमंडल का निर्माण हुआ है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से 2 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी पर प्राकृतिक यानी कि नेचुरल रूप से कितने प्रकार की गैस पाई जाती हैं? तो 2 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। पहला होता है अस्थायी प्राकृतिक गैस, जिसका अनुपात वायुमंडल में अस्थायी रहे, यानी कि वैसा गैस जिसका वायुमंडल में अनुपात अस्थायी रहे। तो अस्थायी के तौर पे नाइट्रोजन रहता है, अस्थायी रूप में ऑक्सीजन रहता है, और आर्गन रहता है। ये तीनों गैसें अस्थायी प्राकृतिक गैस के अंतर्गत आती हैं। दूसरा होता है इन्हीं प्राकृतिक गैसों के रूप में अस्थायी प्राकृतिक गैस, अस्थायी प्राकृतिक गैस परिवर्तनशील यानी ये हमेशा बदलते घटते रहते हैं। तो इसके अंतर्गत जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, जिनॉन, मीथेन इत्यादि आते हैं अस्थायी प्राकृतिक गैस के अंतर्गत। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात बदलता रहता है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात बदलता रहता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प पृथ्वी की सतह से लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? तो 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। एवं ऑक्सीजन की मात्रा 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर नगण्य हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प 90 किलोमीटर और ऑक्सीजन 120 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल में किसकी मात्रा? जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% तक होती है। कितना? 0 से 4% तक होती है। जलवाष्प पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करता है। जलवाष्प पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती है तथा पृथ्वी को ना ही अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडा होने देती है। कौन? पृथ्वी को ना अधिक गर्म ना ही अधिक ठंडा होने देती है जलवाष्प के कारण पृथ्वी ना अधिक ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है। जलवाष्प के कारण ही ओस, कोहरा, बादल बनते हैं। किसके कारण कोहरा, ओस बनता है? तो जलवाष्प के कारण ही ओस, कोहरा और बादल बनते हैं। इंद्रधनुष तथा प्रभामंडल हेलो भी प्रभामंडल को बोला जाता है। जैसे मनोरम आकाशीय दृश्य
भी जलवाष्प के कारण ही दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष जो 7 रंगों का आसमान में उगता है, इसको आप देखे होंगे लोग। उसके बाद प्रभामंडल, प्रभामंडल का उदाहरण हो जाएगा जैसे महात्मा बुद्ध के तस्वीर के पीछे देखते होंगे लोग कि सूर्य निकला हुआ है और उसके तरफ चारों तरफ लालिमा छाया हुआ है, उसी को प्रभामंडल बोला जाता है। और ये दोनों किससे कारण दिखाई देते हैं, तो जलवाष्प के कारण ही दिखाई देते हैं। वायुमंडल में निलंबित कणीय पदार्थ, निलंबित कणकीय पदार्थ तथा तरल बूंदों पर सम्मिलित रूप को एरोसोल कहा जाता है। किसको एरोसोल कहा जाता है, तो वायुमंडल में निलंबित कणकीय पदार्थ तथा तरल बूंदों पर सम्मिलित रूप को एरोसोल कहा जाता है। एरोसोल अथवा धूलकण आर्द्रताग्राही नाभि की तरह कार्य करते हैं। एरोसोल की तरह कार्य करते हैं, तो आर्द्रताग्राही नाभि की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करते हैं। जब वायुमंडल में उपस्थित एरोसोल का संपर्क जब वायुमंडल में उपस्थित एरोसोल का संपर्क सल्फर डाइऑक्साइड किसके साथ, SO2 के साथ गैसें से हो जाता है, तो धूम, कोहरा को स्मोक कहा जाता है, का निर्माण होता है। जब वायुमंडल में उपस्थित एरोसोल का संपर्क किसके साथ हो जाता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, इन गैसों के साथ हो जाता है, तो धूम, धूल, कोहरा का निर्माण होता है। वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर पढ़ना है। वायुमंडल अलग अलग घनत्व और तापमान वाली विभिन्न परतों से बना होता है। किनके विभिन्न परतों, अलग अलग घनत्व और तापमान अलग, इसका जितना वायुमंडल होता है, वायुमंडल के 5 परतों का, उसका घनत्व अलग होता है, उसका तापमान अलग होता है, और उससे मिलकर वायुमंडल का निर्माण होता है। वो आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से वायुमंडल की ऊंचाई, आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से वायुमंडल की ऊंचाई 16 से 29,000 किलोमीटर तक का अध्ययन किया गया है। कितना, 16 से 29,000 किलोमीटर तक का अध्ययन किया गया है। किंतु सागर तल से 800 किलोमीटर, किंतु सागर तल से मापा जाए तो 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक का वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पृथ्वी के सतह के पास वायुमंडल का घनत्व अधिक होता है। किसके पास, पृथ्वी के सतह के पास वायुमंडल का घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता जाता है। जैसे जैसे ऊपर हम लोग बढ़ते जाएंगे लोग पृथ्वी के, तो वैसे वैसे वायुमंडल का घनत्व कम होते जाता है। वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं, तो वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। पहला है क्षोभमंडल, पहला क्या है, पहला है क्षोभमंडल, इसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इसको ज़्यादातर इंग्लिश में ही याद करेंगे लोग, क्योंकि ट्रोपोस्फीयर को ही इसे हिंदी में लिख देता है ट्रोपोस्फीयर, तो दोनों को क्षोभमंडल और ट्रोपोस्फीयर भी याद करेंगे लोग। उसके बाद है समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद है मध्यमंडल, मीसोस्फीयर, तापमंडल, थर्मोस्फीयर, तापमंडल का 2 भाग होता है, एक होता है आयनमंडल, उसके बाद होता है बाह्यमंडल, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं लोग कि जैसे यहाँ पे हो गया पहला परत क्षोभमंडल, इसकी ऊंचाई, इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है, क्षोभमंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 18 किलोमीटर, पृथ्वी से लगभग 18 किलोमीटर तक होती है, और इसी में बादल का निर्माण होता है। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज इसमें नहीं चलता है, सॉरी, हेलीकॉप्टर इसमें चलते हैं। वायुमंडल की घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश आना, आंधी आना। सबसे ज़्यादा घनत्व इसका होता है, किसका, क्षोभमंडल का। ग्रीन गैस का प्रभाव भी क्षोभमंडल में ही देखा जाता है। उसके बाद है समतापमंडल की ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है। इसकी मोटाई कितनी है, 50 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फीयर इसे कहते हैं, और इसी में समतापमंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन लेयर या ओजोन मंडल पाया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान पहुंचा रहा है। ओजोन परत को किससे नुकसान पहुंचता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान पहुंचता है। तापमान समान रहता है, मौसमी घटनाएं नहीं होती है इसमें, बारिश वगैरह, आंधी वगैरह, इस तरह की घटनाएं नहीं होती है, जो पृथ्वी के ऊपर होती है उस तरह घटनाएं इसमें नहीं होती है। उसके बाद है मध्यमंडल, 80 किलोमीटर। मध्यमंडल की मोटाई कितनी है, 80 किलोमीटर। पराबैंगनी किरणों का प्रभाव इसमें देखा जाता है। उसके बाद है आयन मंडल, 80 से 640 किलोमीटर, 80 से कितना, 640 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और इसी में सैटेलाइट उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है। आयन मंडल में रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं। रेडियो तरंगे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है कि रेडियो तरंगे परिवर्तित किस मंडल से की जाती है, तो रेडियो तरंगे आयन मंडल से परिवर्तित की जाती है। अब अंतिम हो गया बाह्यमंडल, अंतिम हो गया बाह्यमंडल। उसके बाद है क्षोभमंडल।
तो पहला हम लोग का है, पहला क्षोभ मंडल है ट्रोपोस्फेयर। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसकी ऊंचाई 7 से 14 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है? 7 से 14 किलोमीटर तक होती है। इसको देखकर घबराएंगे लोग नहीं, क्योंकि वहाँ पे 18 किलोमीटर पड़े हैं लोग, तो लगभग के एवरेज के रूप में हो जाता है। जैसे 7 से 14 है, 14 किलोमीटर होती है। ध्रुवों पर यह 8 किलोमीटर ऊंचा होता है तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर विस्तृत है। इसी मंडल में सभी जीव जंतु रहते हैं। यहाँ पे 18 किलोमीटर भी आ गया। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7 से 14 किलोमीटर, और विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर यह फैला हुआ है। इसी मंडल में सभी क्या रहते हैं? जीव जंतु इसी मंडल में रहते हैं, क्षोभ मंडल में। समस्त मौसम संबंधित घटनाएं, मतलब कि जितनी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, जैसे वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, ओस आना, पाला पड़ना, हिमवर्षा, बादलों का गरजना, आंधी तूफान आना, तड़ित झंडावत यानी लौका गिरना, उसके बाद चक्रवात, इसी मंडल में होता है। ये सब सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। इस मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे लोग कि किस मंडल को परिवर्तन मंडल कहा जाता है, तो क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल कहा जाता है। इसमें समवाहनी धारा, इसमें क्या? संवहनी धारा चलती है, अतः इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संवहन मंडल भी कहते हैं। परिवर्तन मंडल और संवहन मंडल क्षोभ मंडल को कहा जाता है। हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है। हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है। इसे विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल का 3 नाम, पहला परिवर्तन मंडल, दूसरा संवहन मंडल, तीसरा विक्षोभ मंडल। ये तीनों को अच्छे से देखेंगे लोग। ये क्षोभ मंडल को कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो पहला हो गया परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल, विक्षोभ मंडल। इससे परत का ट्रोपोस्फेयर के रूप में नामकरण टिंजरेस डी बोट ने किया था। मतलब कि इस परत का नाम ट्रोपोस्फेयर के रूप में नाम कौन रखा था? तो टिंजरेस डी बोट ने रखा था। टिंजरेस डी बोट ने किया था। वायुमंडल की समस्त गैसीय द्रव्यमान का लगभग 75% भाग क्षोभ मंडल में ही केंद्रित है। वायुमंडल की समस्त गैसीय द्रव्यमान का लगभग 75% क्षोभ मंडल में ही केंद्रित है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर जेट स्ट्रीम नाम की हवा चलती है। किस नाम की? जेट स्ट्रीम नाम की हवा चलती है, जिसकी चाल बहुत ही ज़्यादा होती है। क्षोभ मंडल पर प्रत्येक 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। यानी कि हम लोग जैसे जैसे क्षोभ मंडल के ऊपर जाएंगे लोग, वैसे वैसे जैसे कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे लोग, तो हमें 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान की कमी महसूस होगी। और उसके फिर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे लोग, तो 2 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 और 1 2 डिग्री सेल्सियस की कमी महसूस होगी। तापमान में गिरावट की दर को सामान्य पतन या ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। क्या? तापमान में जब भी गिरावट आती है तो इस दर को सामान्य पतन या ह्रास दर कहते हैं। अब है क्षोभ सीमा क्या होता है? ट्रोपोपॉज क्षोभ मंडल के ऊपर 15 किलोमीटर पट्टी को क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज कहते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर 15 किलोमीटर पट्टी को क्या कहा जाता है? तो क्षोभ सीमा कहते हैं। इसके ऊपर समताप मंडल प्रारंभ हो जाता है। क्षोभ सीमा के ऊपर जस्ट समताप मंडल प्रारंभ हो जाएगा। क्षोभ मंडल समताप मंडल से क्षोभ सीमा द्वारा अलग होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे लोग कि क्षोभ मंडल समताप मंडल से किस सीमा के द्वारा अलग होता है? तो क्षोभ सीमा के द्वारा अलग होता है। हम लोग का दूसरा है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहते हैं। किससे? क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहते हैं। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यह कितनी किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसमें 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाया जाता है, जो पराबैंगनी किरणों को रोक देता है, जिससे पृथ्वी पर गोरे लोगों को चर्म कैंसर नहीं होता है। पराबैंगनी किरणें से क्या होता है? जो भी लोग गोरे लोग होते हैं उन्हें चमड़ा का कैंसर हो जाता है, मतलब यानी कि चमड़े में कैंसर उत्पन्न हो जाता है। समताप मंडलों में कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता है। समताप मंडलों में कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता है, और ना ही तापमान बदलता है। इससे मंडल में ना तापमान बदलता है और ना ही कोई मौसमी घटना होती है, जिस कारण इसे वायुयान चलाने के लिए अच्छा माना जाता है। हेलीकॉप्टर को क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है।
इसमें समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं और हेलीकॉप्टर को किस मंडल में उड़ाया जाता है तो क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है। रिमार्क, ओजोन की मोटाई डॉप्सन में मापते हैं। इस लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे लोग कि ओजोन की मोटाई किस में मापते हैं तो डॉप्सन में मापा जाता है। इसकी मोटाई का कम हो जाना क्षरण कहलाता है। इसकी ओजोन परत की मोटाई का कम हो जाना क्या कहलाता है, क्षरण कहलाता है। पहला तथा दूसरा ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में देखा गया। पहला तथा दूसरा ओजोन छिद्र कहाँ देखा गया तो अंटार्कटिका में देखा गया। अब है समताप सीमा स्टेटोपॉज। समताप सीमा स्टेटोपॉज क्या होता है, समताप मंडल की ऊपरी समताप मंडल के ऊपर 1.5 यानी कि 1.5 किलोमीटर की मोटाई को समताप सीमा कहते हैं। समताप मंडल के जस्ट ऊपर 1.5 किलोमीटर की मोटाई होती है जिसे समताप सीमा कहते हैं। इसके ऊपर मध्य मंडल आ जाता है। समताप मंडल के ऊपर कौन सा मंडल आएगा तो मध्य मंडल आ जाता है। अब है तीसरा नंबर हम लोग का मध्य मंडल। मीसोस्फीयर यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। यह सबसे ठंडा होता है। सबसे ठंडा मंडल कौन सा होता है तो मध्य मंडल होता है। मध्य सीमा मीसोपॉज मध्य मंडल के ऊपर 1.5 किलोमीटर की मोटाई को मध्य सीमा कहते हैं। उसके ऊपर आयन मंडल प्रारंभ हो जाता है। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल आएगा। आइनोस्फीयर यह 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इसमें कॉस्मिक किरणें पाई जाती हैं। इसमें कौन सी किरणें पाई जाती हैं, कॉस्मिक किरणें पाई जाती हैं। इस मंडल में रेडियो तरंगे टकरा कर वापस चली आती है, अतः यह संचार के लिए अच्छा होता है। कौन सा मंडल संचार के लिए अच्छा होता है तो आयन मंडल संचार के लिए अच्छा होता है। एग्जाम्पल, अंतरिक्ष स्टेशन इसी में खोले जाते हैं, ध्रुवीय उपग्रह भी इसी में लॉन्च किए जाते हैं। आयन मंडल को कई परतों में बांटा गया है। पहला परत हो गया डी परत। इस परत के द्वारा निम्न आवृत्ति लो फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो तरंग को पृथ्वी की ओर परावर्तित किया जाता है। डी परत में निम्न आवृत्ति लो फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित किया जाता है। दूसरा है ई लेयर। डी के बाद ई लेयर, यह परत मध्यम या उच्च आवृत्ति वाले रेडियो वेव को पृथ्वी की ओर परावर्तित करता है। इसे केनली हेविसाइड परत भी कहा जाता है। इस लाइन को अंडरलाइन करने के लिए किस परत को केनली हेविसाइड परत भी कहा जाता है तो ई लेयर जो आयन मंडल का भाग है उसे क्या कहते हैं, केनली हेविसाइड परत भी कहा जाता है। उसके बाद है एफ और जी लेयर। यह परत सभी प्रकार के रेडियो वेव्स को पृथ्वी की ओर परावर्तित करता है। इसको एप्लीटन परत भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एप्लीटन परत भी कहा जाता है। तो किस परत को एप्लीटन परत कहा जाता है तो एफ और जी लेयर को एप्लीटन परत कहा जाता है। अरोरा ओरियोलिस, इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़े थे लोग। अरोरा ओरियोलिस और अरोरा बोरियोलिस नामक रंगीन प्रकाश आयन मंडल में ही देखे जाते हैं। अरोरा ओरियोलिस और अरोरा बोरियोलिस से इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमी में पढ़े थे लोग। उसमें आप लोग पिछले वीडियो में होगा, जाके देख सकते हैं लोग क्या होता है। नामक रंगीन प्रकाश आयन मंडल में ही देखे जाते हैं। अब है कॉर्मन रेखा। कॉर्मन रेखा क्या होता है, आयन मंडल में 100 किलोमीटर की ऊंचाई को कॉर्मन लाइन कहा जाता है। यह अंतरिक्ष की सीमा होती है। अंतरिक्ष की सीमा को कॉर्मन रेखा ही कहा जाता है। यह कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है तो 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब है आयन सीमा आइनोपॉज क्या होता है, आयन मंडल के ऊपर 1.5 किलोमीटर मोटाई को आयन सीमा कहते हैं। इसके बाद बहिर्मंडल प्रारंभ हो जाता है, यानी कि बाह्यमंडल प्रारंभ हो जाता है। अंतिम मंडल यही होता है। बाह्यमंडल एक्सोस्फीयर यह 640 किलोमीटर के बाद होता है। यह सबसे गर्म मंडल है। सबसे गर्म मंडल कौन है तो बाह्यमंडल है। संचार उपग्रह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। इस मंडल में हीलियम तथा हाइड्रोजन की अधिकता है। किसकी, कौन कौन सी गैसें हैं तो हीलियम और हाइड्रोजन की अधिकता इस परत में पाई जाती है। किसमें, बहिर्मंडल में। अब है बहिर्मंडल सबसे बड़ा होता है। बाह्यमंडल क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, अतः इसे आयतन मंडल भी कहते हैं। किस मंडल को आयतन मंडल कहते हैं तो बाह्यमंडल को आयतन मंडल कहा जाता है। यहाँ पर वायु का घनत्व अत्यंत कम होता है। यहाँ पे वायु नहीं पाई जाती है और उसका घनत्व भी सबसे कम होता है। जिसके पाई ही नहीं जाती तो घनत्व क्या होगा, जिसके कारण यह निहारिका जैसा प्रतीत होता है। किसके जैसा प्रतीत होता है तो निहारिका जैसा प्रतीत होता है। यहाँ पर तापमान लगभग 5000 डिग्री से भी ऊपर होता है। यहाँ पर के तापमान कितना होता है तो 5000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। बाह्य तथा आयन मंडल को मिलाकर तापमंडल का निर्माण होता है। बाह्य मंडल तथा आयन मंडल को मिलाकर ही तापमंडल का निर्माण होता है तापमंडल, और इसे क्या कहते हैं, तापमंडल कहते हैं। दोनों को मिला दिया जाएगा तो तापमंडल का निर्माण हो जाएगा।
उसके बाद है यहाँ पे चित्र में दिया गया है जो पीछे हम लोग पढ़े हैं लोग कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर क्षोभमंडल होगा, उसके बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद ये समताप मंडल के बाद आयन मंडल, उसके बाद वायुमंडल। उसके बाद है आधुनिक विचारधारा के अनुसार वायुमंडल के दो भागों या परतों में बांटते हैं। आधुनिक विचारधारा के हिसाब से वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है सममंडल होमोस्फीयर, सममंडल होमोस्फीयर। इसमें भारी गैसों की अधिकता होती है। यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसमें क्षोभ, समताप तथा मध्यमंडल आते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे लोग कि सममंडल में कौन कौन सा आता है, तो क्षोभमंडल आ जाएगा, समताप मंडल आ जाएगा और मध्यमंडल किस में आएगा, सममंडल में आ जाएगा। इसमें किस गैसों की अधिकता होती है, तो भारी गैसों की अधिकता होती है। उसके बाद है विषम मंडल हेट्रोस्फीयर। इसमें हल्की गैसों की अधिकता होती है। इसमें कौन सी गैसों की अधिकता होती है, तो हल्की गैसों की अधिकता होती है। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे लोग भारी गैस और हल्की गैसें क्या होती हैं। यह 80 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है। यह कितने किलोमीटर ऊपर पाया जाता है, 80 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है। इसमें आयन मंडल तथा बहिर्मंडल आते हैं। इसमें कौन कौन सा मंडल आ जाएगा, आयन मंडल और वायुमंडल। इसमें 4 परतें होती हैं। पहला परत हो जाएगा आणविक के नाइट्रोजन परत। 90 से 200 किलोमीटर नाइट्रोजन अणुओं की प्रधानता होती है। इसमें किसकी, नाइट्रोजन अणुओं की प्रधानता होती है। दूसरा है आणविक ऑक्सीजन परत, 200 से 1100 किलोमीटर ऑक्सीजन अणुओं की प्रधानता होती है। इसमें ऑक्सीजन अणु की प्रधानता होगी। यहाँ परिभाषा में दिया गया है ऑक्सीजन और नाम में भी दिया गया है ऑक्सीजन परत। यहाँ पे भी कन्फ्यूजन नहीं होंगे लोग, ये तो बहुत ईजी टॉपिक है। नाइट्रोजन इसमें परिभाषा में दिया गया है, नाइट्रोजन अणु की अधिकता। उसके बाद है हीलियम, इसमें किसकी प्रधानता होगी, तो हीलियम की। हीलियम परत 1100 से 3500 किलोमीटर, इसका रेंज 1100 से 3500 किलोमीटर होता है। हीलियम के अणुओं की प्रधानता होती है। उसके बाद है आणविक हाइड्रोजन परत 3500 वायुमंडल की ऊपरी सीमा हाइड्रोजन अणुओं की प्रधानता होती है। किसकी, हाइड्रोजन अणुओं की प्रधानता होती है। अगला टॉपिक का हम लोग का सूर्यताप, इंसुलेशन। सूर्यताप क्या होता है, इंसुलेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। सूर्य आने वाली विकिरण ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। सूर्य से यानी कि जो सूर्य से विकिरण प्रकाश आता है और विकिरण ऊर्जा जो प्रकाश की ऊर्जा होती है उसे सूर्यताप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सूर्यताप कहते हैं। कुल सूर्यताप का 35% यानी 35% में 27% बादल परिवर्तित कर देता है, 6% वायुमंडल परिवर्तित करता है और 2% धूलकण परिवर्तित कर देता है। 35% टकरा कर वापस लौट आता है, जिसे एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्बिडो। पूछता है कि एल्बिडो क्या होता है, तो कुल सूर्यताप का 35% इन सारी चीज़ों से, बादल से, वायुमंडल से, धूलकणों से परिवर्तित टकरा कर वापस लौट आता है, जिसे एल्बिडो कहते हैं। कुल सूर्यताप का 14% ऊष्मा बादल सोख लेता है। कुल सूर्यताप का कितना प्रतिशत ऊष्मा बादल सोखता है, तो 14% ऊष्मा सोख लेता है। कुल सूर्यताप का मात्र 51% भाग ही पृथ्वी को मिलता है। यानी कि अगर 100% सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो पृथ्वी पर कितना आता है, तो टोटल 51% आता है। यहाँ पे बहुत आश्चर्य वाली बात है कि अगर 100% आता तो हमें कितनी गर्मी महसूस होती। अभी 51% भाग आता है, तब हमें लगभग 42, 45, 46 से डिग्री सेल्सियस गर्मी महसूस होती है, जिसे पृथ्वी का उष्मीय बजट कहते हैं। कुल सूर्यताप का 51% भाग ही पृथ्वी को मिलता है, जिसे क्या कहते हैं, उष्मीय बजट कहते हैं। सूर्य से आने वाले सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में आते हैं। किससे रूप में आता है, तो लघु तरंगों के रूप में आता है, जिसे बादल आने देता है। किंतु पृथ्वी से जाने वाला पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। जब ये विकिरण आते हैं तो लघु तरंगों के रूप में आते हैं, और जब ये पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तो पार्थिव ये दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। लेकिन दीर्घ तरंगों को बादल नहीं जाने देता है, जिसे बादल नहीं जाने देता है, इन्हीं दीर्घ तरंगों से ही पृथ्वी गर्म हो जाती है। पृथ्वी के गर्म होने के कारण क्या है कि ये जो लघु तरंग आते हैं पृथ्वी पे, वो पृथ्वी पे ही रह जाते हैं, दीर्घ तरंग बनकर पृथ्वी पर ही रह जाते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है। यहाँ पे देख लेंगे लोग कि चित्र में दिखाया गया है। जैसे सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे सूर्य से प्रकाश आया और 14% बादल सोख लेगा, 14% में बादल सोख लेगा। और बादल कितना हो गया, ये 6% वायुमंडल, 2% धूलकण और 27% में बादल, यानी कि 35% में, यहाँ पे शायद 27 होना चाहिए, यहाँ पे 35% भाग्य बादलों द्वारा सोख लिया जाता है, यानी बादल वायुमंडल धूलकणों द्वारा सोख लिया जाता है।
नहीं सॉरी, यहाँ पे 27 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 35 ही ठीक है। ये दोनों मिलाकर 49 हो जाएगा, 49 और 51 100 हो गया, ठीक है। और अर्थ पे कितना आता है, 51% हमें शुद्धता प्राप्त होता है, 51% ही शुद्धता प्राप्त होता है। वायुमंडलीय दाब, अब वायुमंडलीय दाब टॉपिक है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है उसको देखेंगे लोग। पृथ्वी के समस्त वस्तुओं पर लगा रहता है, पृथ्वी के समस्त वस्तुओं पर यह हमेशा लगता रहता है। सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर होता है, सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय दाब समुद्री तल पर होता है। समुद्र तल से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाबों में कमी आती है, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि समुद्र का जो पानी है उसके नीचे आदमी जितने जाएगा तो पानी का दबाव बढ़ते जाएगा, पानी के दबाव के साथ ये वायुमंडल का दाब भी बढ़ते जाएगा। इसलिए वायुमंडलीय दाब सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो समुद्र तल में होता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे लोग कि वायुमंडलीय दाब को किस मीटर से मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर को समुद्र तल पर भी लगाया जाता है, बैरोमीटर को समुद्र तल पर भी लगाया जाता है। बैरोमीटर दो प्रकार के होते हैं। बैरोमीटर कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनराइड बैरोमीटर, एनराइड बैरोमीटर, दूसरा फोर्टीन बैरोमीटर। एनराइड बैरोमीटर से ऊंचाई मापा जाता है, एनराइड बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, ऊंचाई मापा जाता है, अतः इसे अल्टीमीटर भी कहते हैं। एनराइड बैरोमीटर को अल्टीमीटर भी कहते हैं। 14 बैरोमीटर दूसरा है, 14 बैरोमीटर, इससे मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। 14 बैरोमीटर से मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। बैरोमीटर में पारा भरा रहता है, कौन सी गैस भरी रहती है, तो पारा भरी रहती है। उसके बाद इसमें तीन केस है, 14 बैरोमीटर में 3 केस होते हैं। पहला केस क्या होता है, यदि बैरोमीटर की पारा अचानक गिरा तो चक्रवात आएगा। अगर बैरोमीटर की पारा अचानक गिर जाता है तो यह किसका संकेत देता है, तो चक्रवात आने का संकेत देता है। और दूसरा केस क्या होता है, धीरे धीरे गिरा, अगर पारा बैरोमीटर धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा का संकेत होता है, वर्षा आने की संभावना रहती है। तीसरा केस, यदि पारा ऊपर उठने लगे तो साफ मौसम होने की संभावना रहती है। वायुमंडलीय दाब 1013 मिलीबार होता है। मिलीबार में कितना होता है, तो 1013.23, और यह 76 सेंटीमीटर भार के दाब के बराबर होता है। और सेंटीमीटर में कितना होता है, 76 सेंटीमीटर भार के दाब के बराबर होता है। प्रत्येक 600 फीट, कितना, 600 फीट की ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब में 34 मिलीबार की कमी होती है। अगर हम लोग ये 600 फीट ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडल के ऊपर छुमंडल में, तो हमें कितनी वायुमंडलीय दाब की कमी आएगी, तो 600 फीट पे 34 मिलीबार में ही मापा जाता है दाब को। तो 34 मिलीबार में कमी होती है। वायुमंडलीय दाब तथा ऊंचाई में उल्टा संबंध होता है। वायुमंडलीय दाब तथा ऊंचाई में कैसा संबंध होता है, तो उल्टा संबंध होता है। ये हम लोग का पृथ्वी हो गया, और इस पे हम लोग देख सकते हैं लोग कि इस चित्र के माध्यम से वायुमंडलीय दाब की पेटी दिया गया है। पृथ्वी पर 7 वायुमंडलीय दाब की पेटी होती है। पृथ्वी पर कितनी वायुमंडलीय दाब की पेटी है, तो 7 वायुमंडलीय दाब की पेटी है। इसको यहाँ से देख सकते हैं लोग। ध्रुवीय उच्च पहला हो गया। उसके बाद उप ध्रुवीय निम्न, यहाँ पे निम्न दाब पाएगा, यहाँ पे उच्च दाब पाया जाएगा। उसके बाद उपोष उच्च, यहाँ पे भी उच्च दाब पाया जाएगा। उसके बाद विषुवतीय निम्न, यहाँ पे भी निम्न दाब पाया जाता है। उपोष उच्च, यहाँ पे इसका 23.5 डिग्री और यहाँ पे जो 23.5 डिग्री समान रहते हैं, और वहाँ पे जो 66.5 डिग्री था और यहाँ पे भी 66.5 डिग्री समान रहते हैं। उप ध्रुवीय निम्न, यहाँ पे निम्न दाब पाया जाता है। उसके बाद ध्रुवीय उच्च, यहाँ पे उच्च दाब पाए जाते हैं। विषुवतीय रेखीय निम्न दाब की पेटी, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यह दोनों गोलार्ध में यानी कि ये हो गया यहाँ पे जो 10 डिग्री हम लोग देखें, 10 से 10 डिग्री अक्षांश तक पाई जाती है। विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, तो 10 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तक पाई जाती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने नहीं होगा, यहाँ पे पड़ने होगा। पड़ने के कारण तापमान अधिक रहता है। इस पर सूर्य की किरणें एकदम लंबवत सीधी 90 डिग्री पड़ती है, जिसके कारण यहाँ का तापमान अधिक रहता है, जिससे हवाएं गर्म होकर फैलती हैं। हवा गर्म होकर क्या होती है, फैलती हैं तथा ऊपर उठती हैं। इसलिए इस पेटी में निरंतर निम्न वायुदाब बना रहता है। इससे पेटी में कैसी वायुदाब रहता है, तो निम्न वायुदाब बना रहता है। इसे तापजन्य थर्मली इंड्यूस्ड निम्न दाब की पेटी कहते हैं।
इसे तापजन्य निम्नदाब की पेटी भी कहा जाता है। उसके बाद है डोलड्रम। डोलड्रम क्या होता है? यह विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण के बीच का क्षेत्र है। इस पेटी में हवाओं की गति कम होने के कारण वातावरण शांत रहता है। इसी कारण इसे डोलड्रम या शांति का क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ भी कहते हैं। ITCZ किसे कहते हैं? तो डोलड्रम को कहा जाता है। और यह कहाँ पाया जाता है? तो ये पृथ्वी हो गया और ये विषुवत रेखा का जो 10 डिग्री भाग ऊपर है और 10 डिग्री भाग नीचे, तो यहाँ पे जो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पाया जाता है डोलड्रम। और यहाँ पे हवा की गति क्या रहती है? कम रहती है, जिस कारण यहाँ का वातावरण शांत रहता है। उसके बाद है उपोष्ण उच्च दाब की पेटी सब ट्रॉपिकल HP बेल्ट हाई प्रेशर। HP का मतलब हो गया हाई प्रेशर बेल्ट। यहाँ पे उच्च दाब पाया जाएगा। यह दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री, यही इंपॉर्टेंट है कि कितने से कितने डिग्री तक उपोष्ण पाया जाएगा, कितने से कितने डिग्री तक उपध्रुवीय पाया जाएगा, कितने से कितने डिग्री तक डोलड्रम पाया जाएगा। तो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच पाई जाती है। इस भाग में शीतकाल के 2 महीने को छोड़कर वर्ष भर ऊंचा तापमान पाया जाता है। शीतकाल के 2 महीने को छोड़कर यहाँ पे 1 साल तक के यानी वर्ष भर अधिक तापमान पाया जाता है। यहाँ उच्च दाब के कारण हवाओं के नीचे उतरना यहाँ घोड़े वाली घटना हुई थी। यहाँ क्या हुई थी? घोड़े वाली घटना हुई थी। अतः इसे अश्व अक्ष हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। यही पूछता है बार बार कि हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहा जाता है? तो हॉर्स लैटिट्यूड उपोष्ण उच्च दाब की पेटी को हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। उसके बाद है उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। यह दोनों गोलार्ध में 60 से 65 डिग्री, कितना? 60 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच पाई जाती है। यहाँ निम्न दाब के कारण हवाओं का टकरा कर ऊपर उठना होता है। यहाँ पे भी निम्न दाब पाया जाता है और यहाँ पे निम्न दाब के कारण ही हवाओं को आपस में टकरा कर ऊपर उठ जाती हैं। उसके बाद है ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। यह दोनों ध्रुवों के समीप पाई जाती है। अभी चित्र में हम दिखाएं आप लोगों को, दोनों ध्रुवों के समीप पाई जाती है। यहाँ उच्च दाब का कारण अत्यधिक ठंडी होती है। यहाँ क्या होता है? उच्च दाब के कारण अत्यधिक ठंडी पाई जाती है। अब ये हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया और इसका वन लाइनर और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे लोग। तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल का अस्थायी तत्व क्या है? जलवाष्प अस्थायी तत्व के अंतर्गत आता है। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो विकिरण द्वारा गर्म हो जाता है। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? तो आर्गन अक्रिय गैस में आता है और यही वायुमंडल में सबसे अधिक है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन से गैस हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन परतें रक्षा करती हैं। जो सूर्य की तीव्र किरणें आती हैं ये ओजोन परत रोक लेता है उसे। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की धरातल से कितनी ऊंचाई है? तो लगभग 14 किलोमीटर है। किस मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है? हम बोले थे कि ये पूछता है संवहन मंडल, तो क्षोभ मंडल को कहा जाता है। संवहन मंडल किसे कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ है? पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो क्षोभ मंडल के कारण दैनिक मौसम परिवर्तन होते हैं। ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? समताप मंडल में ओजोन परत का भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना, इसका कार्य क्या होता है? भूतल पराबैंगनी विकिरणों को रोकना। समताप मंडल में जो ओजोन परत है उसका पराबैंगनी किरणों को रोकना ही कार्य होता है। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन स्तर का अवक्षय का कारण है। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की मात्रा मात्र 90% भाग विद्यमान रहता है? तो क्षोभ मंडल में ही जलवाष्प के 90% भाग पाया जाता है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो ओजोन मंडल।
हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? तो समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाया जाता है। वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? तो क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत वायुमंडल की क्षोभ मंडल कहलाती है। वायुमंडल की गैसें की बढ़ती मात्रा का क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा ओजोन, मतलब बढ़ते क्रम में पूछ रहा है, तो सबसे कम ओजोन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है। पृथ्वी के धरातल के ऊपर की और वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल पाया जाता है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो क्षोभ मंडल के कारण दैनिक परिवर्तन, मौसम परिवर्तन होते हैं। मेघ गर्जन, यानी कि बादल किस मंडल में गरजते हैं? मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में मेघ गर्जन होता है। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो समताप मंडल में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। समुद्र पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो 1013.25 मिलीबार समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है। उसके बाद वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी और शुष्क जब होती है तो वायुदाब सबसे अधिक होता है। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक है? तो अचानक के वायुदाब पे जब गिरता है तो उसे तूफानी मौसम का सूचक देता है। सामान्य वायुदाब पाया जाता है सागर तल पर। सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है? तो सागर तल पर पाया जाता है। ग्लोब पर दाब कटिबंधों प्रेशर बेल्ट की संख्या कितनी है? तो 7 हो जाएंगी। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या 7 हो जाएंगी। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों और कितने अक्षांश तक मिलता है? तो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। डोलड्रम पेटी का विस्तार समांतर पाया जाता है। डोलड्रम पेटी का विस्तार कहाँ से पाया जाता है? तो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में पाया जाता है। डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या है? तो निम्न दाब एवं शांत पवन, यहाँ पे निम्न दाब और शांत पवनें पाई जाती हैं डोलड्रम में। उसके बाद है शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती हैं? तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर शांत पेटी पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है तो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या है? ओजोन परत है। जेट धराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? जेट धराएं तो क्षोभ सीमा में पाई जाती हैं जेट धराएं। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें सबसे सर्वाधिक पाई जाती हैं। अब है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। अधिकांश मौसम गतिविधियां जिससे वायुमंडल परत में होती है तो वह कौन सी मंडल है? तो क्षोभ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल में मौसम गतिविधि संपन्न होती है। दूसरा क्वेश्चन है ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो समताप मंडल में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के धरातल के ऊपर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम के रूप में हम लोग देख सकते हैं लोग क्षोभ मंडल सबसे पहला मंडल, उसके बाद समताप मंडल के बाद मध्य मंडल के बाद आयन मंडल आता है। तो इसका 4 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। पांचवा प्रश्न वायुमंडल की 4 परतें हैं। वायुमंडल की कितनी परतें हैं? तो 4 परतें हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं ऊंचाई के अनुसार उनका सही अवरोही क्रम में सजाना है। तो अवरोही क्रम हो जाएगा आपका आयन मंडल के बाद होता है मध्य मंडल के बाद समताप मंडल और क्षोभ मंडल, मतलब इसे उल्टा अवरोही क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 1 2 3 4। अब है छठा नंबर क्वेश्चन वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटे से सही उत्तर का चयन करना है। तो हमें सही उत्तर चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। तो 2 में हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल सबसे पहला मंडल और 3 में हो जाएगा क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल आता है। उसके बाद तापीय मंडल में ही आयन मंडल और बाह्य मंडल आते हैं। तो इसका अनुक्रम हो जाएगा 2 3 4 1। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। सातवां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? मतलब कि ये पूछ रहा है कि इसको सुमेलित करना है। तो इसको हम लोग सुमेलित कर सकते हैं लोग समताप पे। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। समताप मंडल ओजोन परत के लिए उत्तरदायी है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे और मध्य मंडल में ध्रुव ज्योति, यानी कि ये इसमें सारे के सारे सही हैं 1 2 3 4।
ये 1 2 3 4 चारों का चारों सही है। उसके बाद है ओजोन परत बताती है। ओजोन परत क्या बताती है? तो ओजोन परत हमें पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत हमें ओजोन परत बताती है। जो यूपीपीसीएस प्री 2010 में पूछा गया। ओजोन परत पाई जाती है। हम पीछे ही जब रीडिंग कर रहे थे तो उस टाइम ही बोले हैं कि ये इंग्लिश में पूछता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखेंगे लोग। तो यहाँ पे देखिए आगे आ गया क्वेश्चन। ओजोन परत पाई जाती है तो स्ट्रेटोस्फीयर इसे पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर इसे बोला जाता है ओजोन परत। वायुमंडल में सबसे अधिक के किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों? तो इसे क्यों माना जाता है? तो यह परत बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। समताप मंडल में यह ना बादल पाया जाता है और ना ही वहाँ पे हवा पाई जाती है और ना ही कोई मौसमी घटनाएं वहाँ पे पाई जाती है। इसलिए समताप मंडल सबसे अधिक उपयुक्त होता है जेट विमानों के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन है सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन सा जीवन सुरक्षा करता है? तो इसे कौन सुरक्षित रखता है? तो ओजोन परत का जो लेयर होता है वह विनाशकारी रेडिएशन को रोक देता है और पृथ्वी पर नहीं आने देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? तो भूतल पर पराबैंगनी विकिरणों का पाथ को थामना, मतलब कि रोकना। समताप मंडल में ओजोन परत का पराबैंगनी किरणों को रोकना है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई क्या है? तो 15 से 20 किलोमीटर ओजोन परत की ऊंचाई पाई जाती है। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो आयनमंडल आइनोस्फीयर में रेडियो तरंगों का विक्षेपण किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परतें जिम्मेदार है? तो आयनमंडल। इसका जिम्मेदार कौन है? तो आयनमंडल हो जाएगा इसका सही आंसर, सी नंबर। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो आयनमंडल द्वारा बेतार, यानी कि यही पूछ रहा है कि जो सैटेलाइट के ऊपर भेजा जाता है तो कहाँ परिवर्तित होता है, मतलब जो रेडियो तरंगे भेजा जाता है तो आयनमंडल में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयुक्त होती है? तो दूर संचार के लिए आयनमंडल का प्रयोग किया जाता है। आयनमंडल में ही दूर संचार की सैटेलाइटों को भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? संचार उपग्रह किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो इसका संचार उपग्रह हो जाएगा आपका बाह्यमंडल। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि ये दोनों दे दिया है, आयनमंडल भी दिया है और बहिर्मंडल, लेकिन मेरे हिसाब से तो लग रहा है बाह्यमंडल ही होना चाहिए क्योंकि संचार उपग्रह पूछ रहा है और इसमें रेडियो तरंगे पूछ रहा था। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है? तो अस्थायी गैस के बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस है जो वायुमंडल में अस्थायी गैस है? अस्थायी गैस के अंतर्गत आती है। तो अस्थायी गैस के रूप में हम लोग नाइट्रोजन गैस को रखते हैं। नाइट्रोजन गैस अस्थायी गैस होती है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर परत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कथन और कारक दिया गया है। तो कथन क्या है? वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से, यहाँ पे प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। और कारण दिया है पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगों पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणित होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। सबसे अधिक तापमान कहाँ रिकॉर्ड होता है? किस अक्षांश पे? तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सबसे अधिक के तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो विकिरणों के कारण यह अधिक ठंडी होती है। विकिरणों के कारण अधिक ठंड होती है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ
ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में घटोतरी मतलब कि कमी होती है। क्योंकि क्यों होता है, तो ये वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। मतलब कि वायुमंडल ऊपर जितना जाएंगे उतना ही गर्म होगा। इसका कारण ये कारण पहला हो सकता है। वायुमंडल आर्द्रता अधिक होती है, ये नहीं होगा, ऊपर आर्द्रता नहीं होती है। उसके बाद ऊपर वायुमंडल में हवा की कमी घनी होती है, ये सही हो जाएगा। 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती हैं, तो यह सही नहीं है। बाकी ये तीनों सही है। जलवाष्प पे निचले वायुमंडल की अति परवर्ती गैस है। शीत कटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवा मुक्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है, ये भी सही है। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं से प्रभावित करती हैं। फिर से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है। एल्बिडो पूछ रहा है, एल्बिडो से कौन सा संबंधित है, तो वापसी की शक्ति एल्बिडो से संबंधित है। एल्बिडो के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, हम लोग जैसे ये बर्फ का टुकड़ा हो गया और इस पे प्रकाश आया, ठीक है, प्रकाश यहाँ से टकराकर यहाँ परिवर्तित हो गया दूसरे जगह पे, इसी को एल्बिडो बोला जाता है। वापसी की शक्ति मतलब कि जितना आया उतना गया, इसी को क्या बोला जाता है, एल्बिडो कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक के अन्य तीनों की तुलना में अधिक के सूर्यताप को परिवर्तित करता है। ये तीनों की तुलना में कौन सा अधिक के सूर्यताप को परिवर्तित करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवपात हिम से आच्छादित भूमि सबसे अधिक के परावर्तित सूर्यताप को करेगा। निम्नलिखित कथनों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों, ये क्या कर रहा है, तो निम्नलिखित कथन, पहला कथन है अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है, ये सही है, प्रशांत महासागर में तापमान अधिक पाया जाता है। उसके बाद है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है, ये भी सही है। तो यानी 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न अक्षांशों उत्तरी तथा दक्षिणी में किसे हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे, तो हॉर्स अक्षांश हो जाएगा 30 डिग्री हॉर्स अक्षांश के रूप में पाया जाता है, 30 से 35 डिग्री हॉर्स अक्षांश के रूप में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या कर रहा है, सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। और अभी ऊपर पढ़े लो, तो ये सही है। हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध नहीं, या उच्च दाब कटिबंध है, तो इसका सही हो जाएगा, केवल एक सही है। वायुदाब सबसे कम होता है, तो वायुदाब सबसे कम कहाँ होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम वायुदाब होता है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया है। कथन क्या कर रहा है, दोनों गोलार्ध के 60 से 65 अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब की पट्टिका होती है। ए नंबर सही है, ये सही है, उच्च दाब की पट्टिका पाई जाती है। उसके बाद है आर, निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर अस्थायी होते हैं, नहीं, ये गलत है। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों में, ये भूमि पर भी हो सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। तो इस वीडियो में यहीं तक हम लोग को रहने दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक करें। हम आप लोग से सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर अच्छा हम कंटेंट देंगे तो अगर आप लोग को कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप लोग खुद से सब्सक्राइब कीजिएगा, बस लाइक मांगते हैं, ये मेरा हक है, लाइक कीजिए आप लोग। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो।